Hello friends, welcome to Aspirants Box. In this video, we are going to talk about the Charter Act of 1833. इस सीरीज़ में हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यूज़ करके ब्रिटिश क्राउन ने ऑल ओवर इंडिया पे रूल किया. प्रीवियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 and the Charter Act of 1830. In this video, we will talk about the Charter Act 1833, which is also known as the St. Helena Act, and also the Government of India Act 1833. Why it is known as the St. Helena Act? इसको सेंट हेलेना एक्ट इसलिए कहते हैं सर क्योंकि फ्रॉम दिस एक्ट देयर वॉज अ ट्रांसफ़र फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन ऑफ द आइलैंड. उस आइलैंड का नाम था सर सेंट हेलेना आइलैंड. ठीक, तो इस आइलैंड का जो ट्रांसफ़र हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पे, उस वजह से इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं. ये सेंट हेलेना आइलैंड आया कब सर? बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि लास्ट बैटल था ऑफ नेपोलियन, जिसमें नेपोलियन की हार होती है 1815 में बाई ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद सेंट हेलेना आइलैंड को चूज़ किया जाता है जहाँ पे नेपोलियन को एग्जाइल के लिए भेज दिया जाता है, वेयर ही डाइड इन 1821. सो आफ्टर दैट, आफ्टर दिस एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट, दिस आइलैंड कम्स अंडर द ब्रिटिश क्राउन. तो सर सबसे पहले हम देखेंगे इसके रीजंस और बैकग्राउंड क्या क्या थे. तो सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द फर्स्ट रीज़न, जिसमें राइज ऑफ फैक्ट्रीज आ गई. इकोनॉमिक थ्योरीज लाइक कैपिटलिज्म, इसका इंट्रोडक्शन होता है. ऑल्सो द शिफ्टिंग ऑफ मार्केट फ्रॉम फार्मिंग एंड आर्टिजन क्राफ्ट टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये भी एक रीज़न था, जिसमें मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल के प्रोडक्शन होने लगे, कैनाल कंस्ट्रक्शंस होने लगे, स्टीम इंजन बना, आयरन प्रोडक्शन ज़ोरों शोरों से चला, और फैक्ट्री सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन होता है इन दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. दूसरा रीज़न है सर कॉन्टिनेंटल सिस्टम. ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन द्वारा लाया गया था, जिसमें ट्रेड को बैन कर दिया गया बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन. अब फ्रांस ब्रिटेन से कोई ट्रेड नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली इट वॉज इनइफेक्टिव एंड इट लेड टू द फॉल ऑफ नेपोलियन. ये उल्टा उसको पड़ गया और इसकी वजह से भी नेपोलियन की हार मानी जाती है. थर्ड रीज़न वॉज लैसीज फेयर सिस्टम. ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है अलाउ टू डू और लीव अलोन, करने दो या तो अकेले छोड़ दो. इसमें क्या होता है कि द फर्म और द मार्केट कैपिटलिज्म अपोजेज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को रोक दिया जाता है टू इंटरफेयर इन टू द मार्केट कैपिटलिज्म. दिस वॉज अडॉप्टेड बाई ब्रिटिश इन फ्री ट्रेड, बट इट ऑल्सो रिजल्टेड नेगेटिवली. तो ये सारे रीजन्स की वजह से हमारा आता है चार्टर एक्ट इन 1833. दिस वॉज पास्ड टू रिन्यू द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. जो सबसे पहला काम होता है सर चार्टर एक्ट 1813 से, वो ये कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल को सिविल और मिलिट्री दोनों पावर मिल जाती है विद एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स. हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक. एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ बॉम्बे और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को रद्द कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अथॉरिटी शो करती है ओवर दी एंटायर टेरिटोरियल एरिया ऑफ इंडिया. Also, this act separated the legislative powers of Governor General of India from the executive powers of Governor General of India. दोनों पावर्स को अलग कर दिया जाता है. क्या होता है सर? लेजिस्लेटिव पावर उनको बोलते हैं जो लॉ बनाते हैं, दे आर दी लेजिस्लेटिव बॉडी, और जो लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं या लॉ को लागू करते हैं, दे आर दी एग्जीक्यूटिव. तो ये दोनों पावर्स को अलग कर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए. अगेन चार्टर एक्ट 1833 से और क्या होता है सर? ये आपको याद होगा, गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई थी बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 मेंबर्स की, बट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से इसको कम करके 3 मेंबर की कर दी गई. बट अगेन बाय चार्टर एक्ट 1833 इसको वापस से 4 मेंबर की कर दी गई थी. ये 4th मेंबर बनते हैं आपके लॉ मेंबर, जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, एंड ही वॉज दी लॉर्ड मैकॉले. ये 4th मेंबर है हमारे थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, हु इज द 4th मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ऑल्सो हैड द लेजिस्लेटिव पावर्स, एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन 1833. This first law commission was also established by the Charter Act 1833. Macaulay is also known as the father of modern education in India, or we can say the British education in India. British education में they use the downward filtration. Downward filtration क्या होता है कि हम एक समूह को या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर स्पेंड करेंगे फॉर द एजुकेशन, फिर ये आगे जाकर के और लोगों को पढ़ाएंगे या अपनी नॉलेज बांटेंगे. दिस इज नोन एज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन विच वॉज यूज्ड बाय द ब्रिटिश एजुकेशन. ठीक है. और लॉर्ड मैकॉले ने यह भी ट्राई किया कि ओपन कॉम्पिटिशन रखेंगे सिविल सर्विसेज का और अलाउ करेंगे इंडियंस को, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको हटा दिया. बट अल्टीमेटली मैकॉले की रिपोर्ट या मैकॉले मिनट 1835 में इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न सिविल सर्विसेज इन इंडिया इन 1854. मैकॉले की ये माइन्यूट स्पीच या मिनट स्पीच बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही, क्योंकि इसमें इन्होंने प्रपोज किया था कि दे विल रिप्लेस द ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया बाय द इंग्लिश एजुकेशन.
ठीक। ही ऑल्सो मैंशनड दैट कि इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट कैन हेल्प दी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। मतलब कि सिंपल है कि एक इंडियन को अगर पढ़ा लिखा करके ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट बनाते हैं तो उनकी बात लोकल इंडियन ज़्यादा मानेंगे दैन दी इंग्लिशमैन। ठीक। And the last thing which was done by the Charter Act 1833 is that the slavery was abolished. Slavery was abolished by the Charter Act 1833 throughout the British Empire. पूरे ब्रिटिश एम्पायर में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया। बट अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं कि थ्रू आउट द इंडिया इसको इलीगल कब घोषित किया गया, दैट इज डन इन दी 1843 बाय लॉर्ड एलन बोरो, जिसको हम इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 भी बोलते हैं या एक्ट नंबर 5 1843 भी बोलते हैं। इन द लास्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक कॉमर्शियल बॉडी की जगह प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसपे ब्रिटिश क्राउन को पूरा भरोसा हो गया था। एंड इट ऑल्सो परमिटेड द इंग्लिश टू सेटल फ्रीली इन इंडिया, मतलब एक लीगल ब्रिटिश कॉलोनी बन चुकी थी चार्टर एक्ट 1833 तक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट 1833। आगे वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। तब तक के लिए सर थैंक यू एंड फॉलो द एस्पिरेंट्स बॉक्स।